सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल पे एक तो क्वेश्चन मैंने डाला था, फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने बात की थी कि दो लाइन के बीच में कितना एरिया ऑफ डेविएशन होता है बाय ए कॉमन लिंकिंग लाइन, जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद, आज का जो टॉपिक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ डेविएशन बिटवीन टू पैराबोलिक कर्व्स बाय ए कॉमन लिंकिंग पैराबोलिक कर्व, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो इसके पीछे हम सबसे पहले हर वीडियो की तरह इस पे लगने वाले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू से हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम जो पहली बात देखें तो जो टाइप्स ऑफ पैराबोलिक कर्व्स होते हैं वो दो टाइप्स के हैं। एक है इंटरसेक्टिंग कर्व्स, एक है नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स। तो इंटरसेक्टिंग कर्व्स में क्या होता है, ये फिगर देखिए यहाँ पे कि सपोज ये एक तो कर्व है, दिस इज सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a1x एंड दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a2x। ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, तो ये दो कर्व्स ऐसे हो गए कि ये दोनों इंटरसेक्ट किए, ये दो पॉइंट पे, ये ए कॉमा बी या सी कॉमा डी ऐसे हो सकता है पॉइंट्स। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग कर्व्स। ये दूसरा हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स। तो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स का मतलब यही है कि कर्व ऐसे हैं कि ये दोनों कर्व्स, अगेन आई एम राइटिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज 4b1x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b2x। ये दो ऐसे कर्व्स हैं जो मतलब जो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, इनके बीच में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। ये ऐसे ही फैलता जा रहा होगा, ये ऐसे फैलता जा रहा होगा, फैलता जा रहा होगा, फैलता जा रहा होगा, लेकिन इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं, हमने ये दोनों कर्व्स समझ लिया कि हम लोग कैसे कर्व्स देख सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसके एरिया ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो कॉमन लिंकिंग कर्व है वो कैसे जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए ये हमारे स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप बोलता है मेक द टेबल्स ऑफ द टू कर्व्स। तो सपोज ये दो कर्व्स हैं, ये दो कर्व्स हैं। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, पहले टेबल बनाते हैं। अगर हम बेसिक से कर्व बनाने जाएंगे तो पहले टेबल बनाते हैं, उसके पॉइंट्स निकालते हैं, फिर उन पॉइंट्स को जोड़ते जाते हैं और कर्व बनाते हैं। सेम वही चीज़ है। तो पहले हम जो ये टेबल बनाएंगे दोनों का, तो कम से कम यहाँ पे 4 डेटा या 4 वैल्यूज़ लेंगे। और इसके बाद जो लाइन लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच दैट वन वेरिएबल हैज़ सेम नंबर ऑफ डेटा एंट्रीज इन बोथ द टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि इसी दोनों को अभी बात कर ले अगर, तो एक्स वाई पहला टेबल, एक्स वाई दूसरा टेबल। सपोज मैं कंसिडर करता हूँ वाई को, तो मैं इन दोनों का जो वैल्यूज़ है, सपोज ये 0 1 2 3, ये 0 1 2 3। ओके, सपोज इसका आया a1 a2 a3 a4, इसका b1 b2 b3 b4। कहना ये चाहता है कि हम इन दोनों का टेबल बनाएंगे, लेकिन ऐसे बनाएंगे कि ये जो y वैल्यूज़ हैं, या फिर कोई भी एक वेरिएबल चूज़ कीजिए जिसमें हम सेम एंट्रीज ले रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ 0 लिया, यहाँ भी 0 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ 3 लिया। ठीक है, अब इनको कांस्टेंट करके इसका रेस्पेक्टिव x वैल्यूज़ निकल गया। अब उल्टा भी कर सकते हैं, x को कांस्टेंट रख के y की वैल्यूज ले सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो डिग्री y पे 2 है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन जो है y स्क्वायर के टर्म पे है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम y की वैल्यूज़ को कांस्टेंट लेके चले। अदरवाइज उल्टा x की वैल्यूज़ को कांस्टेंट लेके भी चल सकते हैं। ओके, उसके बाद देन ऐड और सब्ट्रैक्ट द अदर वेरिएबल्स कीपिंग द कंसीडर्ड वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। ओके, ये नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है। अब ये क्या चीज़ है ये हम आपको एग्जांपल के थ्रू से समझाएंगे, तो इसको आप माइंड में रखिए। थर्ड पार्ट है, ये तो टेबल जो बनेगा, इससे उस टेबल से हम कोई एक पैराबोलिक कर्व बनाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू से डिस्कस करेंगे। और ये लिखा है पॉसिबल मेथड्स, इसको बनाने के कई सारे मेथड्स हैं। आप कर्व फिटिंग बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस कर सकते हैं, इंटरपोलेशन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन हम आपको यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताएंगे, बहुत ही ईजी मेथड बताएंगे। इस मेथड से आपका जो इक्वेशन है वो झट से निकल के आएगा, बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो इक्वेशन मतलब वो कर्व निकालने वाला जो मेथड है वो आपको एग्जांपल के थ्रू से समझाया जाएगा। अब वो कर्व हमने बना लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये 3 इक्वेशन हमें बने, तो ये जो कर्व थर्ड पॉइंट में बना, ये इन दोनों से जनरेट किया हुआ न्यू कर्व है, इन दोनों से जनरेट किया हुआ न्यू कर्व है, और ये कर्व का इन दोनों से लिंक है, क्योंकि ये इन दोनों के द्वारा बन रहा है तो इन दोनों में तो लिंक बना ना, इसलिए हमने उसका स्पेशल नेम दिया है कॉमन लिंकिंग कर्व, ठीक है, यानी कॉमन लिंकिंग पैराबोलिक कर्व यू वांट, आई वांट टू से, ठीक है। तो इस तरह से बना, तो सपोज अगर वो कर्व होगा तो सपोज मान लीजिए ये कुछ ऐसा बन के आया, या फिर ऐसा भी बन के आ सकता है, ये ऐसे भी बन के आ सकता है, ऐसे भी बन के आ सकता है, तो एक कर्व इस तरह से बनकर आएगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट, आई मीन फोर्थ पॉइंट, कर्व बन गया। कर्व बनने के बाद इसमें से बनने वाले जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी हम निकालेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकलने के बाद आपने पढ़ा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं, मैक्सिमाइज करो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, फिर हम एक एरिया ऑफ एनक्लोज्ड कर्व अगर निकलता है तो वो एरिया ऑफ एनक्लोज्ड कर्व निकालते हैं, तो कुछ उसी टाइप का है, लेकिन ये एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है। तो हम ये 3 कर्व में से तीनों कर्व जो एरिया को एनक्लोज करेंगी उसका एरिया निकाला जाएगा बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये एक कर्व है तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे। अदर मेथड्स आर ऑल्सो अवेलेबल, इफ़ यू जस्ट पॉसिबल टू डू यू कैन डू इट। एट लास्ट हमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो क्विकली हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, तब तक आप इसको देख लीजिए एक बार और रीड आउट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ डेविएशन बिटवीन द पैराबोलास y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 10 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 12 बाई ए कॉमन लिंकिंग पैराबोला। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा इक्वेशन है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप बोला था कि दोनों का टेबल बनाओ और एटलीस्ट 4 वैल्यूज़ लो, और ऐसी वैल्यूज़ लो कि एक वेरिएबल के जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों में सेम रहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये हमारा इक्वेशन हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 10 और ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 12। तो हमने ये टेबल बनाया, हमने डिसाइड किया कि y का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, y में हम जो वैल्यूज़ लेंगे वो सेम रहेगा। तो हमने लिया है -1 0 1 2, और इन वैल्यूज़ को आप y पे पुट करिए, जैसे कि हमने -1 यहाँ पुट किया तो ये हो गया 1, यहाँ -10 इधर आके हो जाएगा 11, ओके। तो x हो जाएगा 11/2, और यहाँ पे 0 पुट कीजिए, 0 पुट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा और x की वैल्यू होगी 5। सिमिलरली यहाँ भी हमने वही किया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 12। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वैल्यू डाला, यहाँ पे -1 डाला, तो -1 डालने पर ये आपको आएगा -11/4, 0 डालने पे -3, सो लाइक दिस ये आपको करना है, ठीक है। अब आपका जो थर्ड स्टेप होता है या सेकंड स्टेप जो था वो ये था कि अब इन दोनों का एक कॉमन टेबल बनेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, मैं समझाता हूँ, फिर से मैं टेबल लिखूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे हमने y की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने सेम ही लिया है, y की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने सेम ही लिया है। तो यहाँ पे ये सेम वैल्यूज़ हम उठाएंगे, -1 0 1 2। अब जो थर्ड पॉइंट बोल रहा था, या तो आप ऐड करेंगे या तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या तो आप ऐड करेंगे या तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, ये -1 पे है 11/12 और ये -1 पे है -11/4। तो मैं या तो इनकी जो वैल्यूज़ है उसको ऐड कर दूं या तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना है कि हम उस वाले कर्व पे जाएंगे जिस कर्व से ज़्यादा
मतलब एरिया ऑफ डेविएशन जो हमें मिलेगा वो बढ़िया वाला मिले, इतना छोटा भी ना मिले, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा एरिया ऑफ डेविएशन मिले, तो हम उस टाइप का कर्व लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो डिसाइड कर रहे हो उसमें क्या निकल के आता है, ठीक है। तो देखिए, तो अभी हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। उससे पहले इन दोनों का जो कर्व्स है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये इस टाइप का इसका कर्व बनेगा। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व लिया है, तो ये जो दोनों कर्व्स है इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये इसका कर्व है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 11/4, ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11/4 मिलेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 - 3 ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस ऑफ -3 हो जाता है, तो 5 - 3 कितना आया, 2 आया। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेंगे, अगेन 11/4 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 7 - 2, ये हो गया 5, ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में जो करना है उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, तो हमको, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो हमने एक तो कर्व बनाया था। स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है कि मैं या तो ऐसा कर दूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ, सपोज ये आपने ऐड किया तो ये आएगा 2y² = 6x + 2। हमने ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया। अब आप इस वैल्यूज़ को पुट करके देखिए क्या ये बैठेगा, देखो 0 पे बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। सपोज आपने लिया y 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो गया 0, ये 6x + 2, तो x आ गया -1/3, ठीक है, -1/3 आया। लेकिन हमारा यहाँ पे 0 पे वैल्यू 2 आया था, तो -1/3 क्यों आया, चलो आप -1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 = 6x + 2, तो x आ जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दिए हुए वैल्यूज़, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, हमारे दिए हुए इक्वेशंस को ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये मेथड रॉन्ग हो गया। चलो अगला क्या कर सकते हैं, हम y² को एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, y² एज इट इज़ रहेगा, इसको नहीं ऐड करेंगे, इसके इक्वल टू के वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया, तो ये आया नतीजा। अब आप देखिए, सपोज y वैल्यू 0 हुआ, तो y वैल्यू 0 हुआ तो x तो फिर भी -1/3 हो रहा है, ठीक है, नो डाउट, -1 डाल दीजिए, तो ये आएगा 1 = 6x + 2, x = -1/6, ठीक है। तो अब फिर से देख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हमको मिली हैं ये वैल्यूज से सेटिस्फाइड नहीं है, ये दोनों एटलीस्ट लेके देखो रो साफ नहीं, मतलब निकल नहीं रहा है, तो पूरे को चेक करके कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ये मेथड भी गलत है। तो स्टूडेंट के माइंड में जो आ सकता है, मैं उस चीज़ को यहाँ दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये तरीके गलत है। तो हमारा जो अगला स्टेप बोलता ये है कि इस दिए हुए टेबल पे इसका वैल्यूज़ निकालो, ठीक है, दिए हुए टेबल पे इसका वैल्यूज़ निकालो, ओके। सो अभी क्या करना है, आपके पास बहुत तरह के मेथड्स हैं, जैसे कि कर्व फिटिंग मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, इंटरपोलेशन मेथड जो भी है, इंटरपोलेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, बट ये सब बहुत टाइम टेकिंग होता है। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ये जो ट्रिक है ये इस तरह के छोटे छोटे वैल्यूज़ के लिए होती है, बड़े बड़े वैल्यूज़ के लिए नहीं होती है। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, तो हम इसको एक टेबल कॉलम फॉर्मेट में लिख देते हैं, एक्स वाई। पहले हम आपको बेसिक समझा देंगे कि सपोज ये एक्स वाई है, सपोज A1
सपोज ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। आपका जो रिक्वायर्ड कर्व है वो कुछ इस तरह का है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है। ठीक है, अभी हम वो मेथड बता रहे हैं। तो इसमें करना क्या है कि हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, दैट इज़ y2 माइनस y1। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है y3 माइनस y2। ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ। अभी सेकेंड डिफरेंस, अब इन दोनों को लेना है, तो ये आपका हो जाएगा y1 माइनस y3। आई थिंक या ये आएगा आपका y3 प्लस y1 कुछ आएगा, है ना। यस, y3 प्लस y1 कुछ आएगा, इस तरह आएगा वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो a की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आ रहा है, इस पर आप 2 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस पर 2 डिवाइड कर देंगे। और ये जो मेथड है ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास गिवन ये है कि एट x इक्वल टू 0, फॉर सपोज एग्जांपल इफ x2 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज माय y2 वैल्यू, इफ आई नो देन इट कंफर्म दैट अगर c हमारा y2 आया एट x2 इज इक्वल टू 0, है ना। आप सोच लो, यहाँ पे मैं 0 डाल दूंगा तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू y, and if that x2 is equal to 0, that means c will become y2, right। ठीक है, तो आपको a मिल गया, आपको c मिल गया। ठीक है, अब आपके पास दोनों की वैल्यू आ जाएंगी, तो हमारे पास तो ये टेबल प्रोवाइडेड है, ये टेबल हमारे पास प्रोवाइडेड है। इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए, क्योंकि ये दो वैल्यू हमको नोन है। नोन वैल्यूज हमें y मिल चुका है, हमारे पास y है, x है, a है, c है, उसमें से b नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, b निकल जाएगा और d हमको मिल जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हमारा मेथड है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमारा जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर के टर्म्स में है। ठीक है, वो वाई स्क्वायर के टर्म्स में है। यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर के टर्म्स में हमारा निकाल रहे थे इक्वेशन, तो डिवाइड डिफरेंस किसकी हो रही थी, वाई की वैल्यूज की हो रही थी। कोफिशिएंट किससे निकल रहे थे, वाई के वैल्यू से निकल रहे थे। तो यहाँ पे लॉजिकली अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर हमको वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर के लिए वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो ये मेथड है। तो अभी हम इस मेथड से इक्वेशन निकालते हैं। तो ये आपके सामने ही अभी किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ मैंने y रखा या x रखा, हमारा रिक्वायर्ड कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नो, हमारा रिक्वायर्ड कर्व है x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड कर्व होगा। ठीक है, दिस विल बी माई रिक्वायर्ड कर्व। सो आई टेक y वैल्यूज -1 0 1 2, आई टेक x वैल्यूज 11/4 2 11/4 5. As you see here, once again I'm explaining that हमें y स्क्वायर के लिए वैल्यू चाहिए और हमने x से असाइन किया हुआ है, तो उसकी कोफिशिएंट जो आएंगी वो x की वैल्यू से निकल के आएंगी। इसलिए हम x को डिफरेंस करेंगे जब तक वो हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट डिफरेंस लगाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगी -3/4। इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगी 3/4। ओके, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 20 - 11 9/4। ठीक है, देन सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा 3/2, इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा अगेन ये भी 3/2। ओके, ये भी 3/2 आएगा। ओके,
लास्ट इन दोनों को किया तो 0। ओके, सो व्हाट इज़ माई ए वैल्यू। तो मैं एक और पॉइंट आपको ऐड करके बता रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर ए किसका कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर डिग्री के बेसिस पे। सपोज यहाँ पे के एक्स आई मीन यहाँ पे के वाई क्यूब एक तो जुड़ गया होता, तो मेरी के की वैल्यू क्या होती, क्योंकि इसका डिग्री 3 है तो डिफरेंस कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस, दिस इज सेकेंड डिफरेंस, दिस इज थर्ड डिफरेंस। 3 बार डिफ्रेंशिएट किया था, मतलब डिफरेंस किया था। ओके, तो ये डिफरेंस डिपेंड करता है डिग्री पे। ओके, तो यहाँ के की वैल्यू क्या होती, जो थर्ड डिफरेंस आया यानी कि 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो डिग्री है वो यहाँ डिवाइड हो जाता है यानी कि 3, यानी कि ए की वैल्यू 0/3 ऐसे आती। और ए की वैल्यू क्या होती, यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस में जो वैल्यू आया कौन सा लेंगे, ये आप सवाल है, ऊपर वाला लेंगे हमेशा। हम यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू लेंगे, उसी से आंसर आएगा। तो ये आएगा 3/2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 2, तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। बट ये काइंड इन्फॉर्मेशन, ये 3 फैक्टोरियल आएगा, ये 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल जब जाता है, ये जो बता रहा हूँ ये आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड ही है, बस थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इसलिए हम 3/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि a की जो वैल्यू आई है वो मेरी आई है 3/2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 3/4। दिस इज माई a वैल्यू। अब c वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा था, c वैल्यू कैसे निकलेगी, और यहाँ तो y का कोई डिग्री है ही नहीं, ये y⁴, पर यहाँ पे 0 डिफरेंस तो हम नहीं कह सकते हैं ना, 0 डिफरेंस नहीं कह सकते। तो मैंने जैसे बोला था ये इक्वेशन तभी निकल सकता है अगर मेरे पास y इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू मौजूद हो। तो यहाँ देखिए मेरे पास मौजूद है, तो हम इसकी हेल्प से ये निकालेंगे। तो जब हम यहाँ पे डालेंगे एट y इज इक्वल टू 0 x इज 2, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू दिस विल 0 एंड दिस विल c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। अभी क्योंकि अगर हम यहाँ डालेंगे तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, y 0 रखने पे, तो y 0 रखने पे c 2 होगा, तभी आपका x का वैल्यू 2 होगा। अब हम ये 2 वैल्यूज इसमें डाल रहे हैं, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3/4 वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ओके, अब हमारे पास ये वैल्यू मालूम है, सी वैल्यू मालूम है, मालूम क्या नहीं है, हमको मालूम नहीं है बी। तो हम कोई भी एक वैल्यू उठा के ले सकते हैं, तो हम सपोज ये वैल्यू उठाएंगे। अब हम ये वैल्यू उठाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स आया है 11/4 वाई -1 पे। ओके, तो ये आया है 11/4 इज इक्वल टू, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3/4, ये होगा -b प्लस 2। यहाँ पर आते ही ये वैल्यू हो जाएगी 2, ये 11 - 3 8/4 2 -b प्लस 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 0। b की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ मेरी कोफिशिएंट ऑफ b हो गया 0। लेकिन हम ये 0 वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज इसको डालेंगे तो b तो हमको मिलेगी ही नहीं। हम सपोज इसको डाल के एक बार देख लेते हैं। इसको डालिए 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 2, 11/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस b प्लस 2,
यहाँ आएगा 2, b प्लस 2 कैंसिल, अगेन b 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार b की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, सो हमारा b का वैल्यू 0 हो गया। इसको भी डाल सकते हैं, इसको भी डालेंगे तो आपका b 0 ही आ जाएगा। तो इससे हमें ये चीज़ मालूम हो गई कि हमारा जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है, मतलब जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है। तो यहाँ से देखेंगे तो x इज इक्वल टू 3/4 वाई स्क्वायर, दिस इज 0 प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन है। पर हमने जो इक्वेशन ली थी वो वाई स्क्वायर के फॉर्म में ली थी, तो इसको हम वाई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 8। इसको यहाँ ले आएंगे तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 8, 3 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/3x माइनस 8/3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कर्व। अब आप सोचेंगे कि क्या ये कर्व पॉसिबल है, तो अगेन हम वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। तो अगर आप 2 डालेंगे, 2 डालते ही यहाँ हो जाएगा 8/3, और नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4, एंड 4 प्लस 8/3 दैट इज 20/3 आ जाएगा। 3 3 कैंसिल, 4 डिवाइड हुआ 20 से, 20 डिवाइड बाई 4 से x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। सो दिस satisfies the required table। देखिए यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम इक्वेशन कैसे निकाल रहे हैं। ओके, तो लेकिन आप खुद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी है। ये पॉसिबल है, छोटे छोटे वैल्यूज़, कम वैल्यूज़ दिए होंगे तो उससे कर्व निकालने के लिए हेल्प करता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों टेबल के कर्व्स मौजूद हैं, तीनों टेबल के कर्व्स मौजूद हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है इनका कर्व्स बनाना। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये है हमारा कर्व, आपकी स्क्रीन पे भी एक दिख रहा होगा। तो ये इस टाइप का कर्व है। तो इस कर्व में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वन है ये था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 12, ये जो रेड वन है ये था वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 10, और इन दोनों से जो कॉमन लिंकिंग कर्व बना जो कि ग्रीन कलर का है वो ये रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/3x माइनस 8/3। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पर ऐसा चांस हो सकता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ये एक ऐसा कर्व बना, ऐसा कर्व बना, इनके बीच से बना वो कर्व ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों को कट कर रहा हो। ठीक है, ये इन दोनों को कट कर सकता है, ऐसा भी कर्व पॉसिबल है। ठीक है, तो अगला जो स्टेप हमारा था, इस कर्व ने इंटरसेक्ट किया इन दो पॉइंट पर, तो इन दोनों का हमको इक्वेशन निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों कर्व है ये इन दोनों इक्वेशन से कट किया हुआ है, तो हमें इनका इक्वेशन मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो हम आपको करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों वाई स्क्वायर सेम है, तो हम इनकी वैल्यूज़ जो राइट हैंड साइड में है उसको इक्वेट कर देंगे। तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 4/3x माइनस 8/3, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2/3x और ये हो जाएगा 22/3। अब सॉल्व कर लीजिएगा बाय योरसेल्फ, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, x हो गया 11। ये वैल्यू को किसी में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस इक्वेशन में डाला तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 11 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। तो y वैल्यू आ जाएगी √12। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं 2√3 में आंसर एक्चुअली होगी प्लस और माइनस, बट इसमें हमको यहाँ पर हम प्लस माइनस √12 ही रखेंगे। ऐसे आपके स्क्रीन पे
प्लस माइनस 2√3 था तो हम 2√3 रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 11 कॉमा 2√3 और यहाँ पे आई है 11 कॉमा माइनस 2√3। ठीक है, ये हमारा वैल्यूज़ आ गया। और बाकी के जो वैल्यूज़ है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे था 5,0, यहाँ पे था 2,0। तो अभी आपको पता करना है अगला स्टेप में कि जो भी शेडेड एरिया मतलब जो एरिया बाउंड करती है उस एरिया को, जो एनक्लोज्ड हुई है कर्व्स में उस एरिया को, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, अब अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो ये तो इन दोनों कर्व्स के अंदर एनक्लोज्ड हुआ है, इसमें एनक्लोज नहीं हुआ है। अगर वो एनक्लोज्ड होता तो इसके साथ यहाँ तक और एक्सटेंड होता। ठीक है, तो अब हम इसमें इंटीग्रेशन का मदद लेंगे जो अगला स्टेप बोला था। तो अगला स्टेप में क्या होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये एक पैराबोला है, राइट। ये जो पैराबोला होता है, अगर ये इस तरह का इक्वेशन है तो ये कितना भी ओरिजिन से डेविएट किया हो, ओके, ओरिजिन से कितना भी डेविएट किया हो, जब तक इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ नहीं होंगी, मतलब अगर ये कुछ इस टाइप का होता, सपोज y प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस बी स्क्वायर या 2x प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का अगर होता तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता, तो ये x के सिमेट्रिक नहीं होता, तो उसके लिए अलग चीज़ है। इन इस टाइप की इक्वेशंस आप बनाएंगे तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। तो हम इस पूरे एरिया को निकालने की जगह अगर हम ये छोटा सा एरिया जो है इसको अगर निकाल दें और इसका 2 टाइम्स कर दें तो आ जाएगा पूरा एरिया। ओके, आ जाएगा पूरा एरिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो हमको इंटीग्रेशन में एक्स की लिमिट्स लेनी होंगी। तो कैसे करेंगे, इस कर्व से इस कर्व का ये वाला एरिया निकलेगा, इसको मैं A1 नाम से दे रहा हूँ, और इस कर्व से निकलेगा A2 निकलेगा, राइट, इससे निकलेगा A2। तो A2 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और A1 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये A2 में से A1 को अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आधा एरिया मिल जाएगा और इसका 2 टाइम्स हमारा टोटल रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड A1। अब हम A1 निकालेंगे। तो आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन करना 12th क्लास में, इंजीनियरिंग में पढ़ा है, तो उसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए कौन सा कर्व है, कौन सा कर्व है ये वाला कर्व हम इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 10 अंदर रूट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x माइनस 10 अंडर रूट dx। ओके, 2x माइनस 10 अंडर रूट dx। इसके लिमिट क्या होंगी, शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 5, एंडिंग का हो रहा है x की वैल्यू 11, तो क्या डालेंगे 5 से 11। अब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता होगा बाहरी साउंड का, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख के घबरा जाएंगे कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा, ऊपर में रूट है। तो हमने इंटीग्रेशन के कई सारे मेथड्स पढ़े हैं, इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, उसमें से एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सो पुट 2x माइनस 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्यों टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा। अब डिफरेंस करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो dx इज इक्वल टू t dt। ठीक है, dx इज इक्वल टू t dt आएगा।
ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो t के रिस्पेक्ट में हमको डालना होगा वैल्यूज़। ओके, तो क्या आएगा, ये 5 डालेंगे तो ये होगा 0, और 11 डालेंगे तो ये होगा 12। ओके, और अंडर रूट भी आएगा, ठीक है, आप ये कर लीजिए। तो ये हो गया था अंडर रूट टी स्क्वायर, और आया था टी डी टी आया था, तो ये हो गया t इंटू टी डी टी, और यू कैन राइट टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा टी क्यूब बाई 3, 0 से रूट 12, तो ये आया 12 रूट 12 बाई 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 4 रूट 12, और यू कैन राइट, इसको अगर आप निकालोगे तो 2 रूट 3 यानी कि 8 रूट 3 इसका एरिया आया। सिमिलरली A2 निकालेंगे तो इसकी लिमिट कहाँ से है, यहाँ 2 से 11 है, 2 से 11, और कर्व क्या है 4/3 माइनस 8/3 अंडर रूट डी एक्स बन जाएगा। तो चलो अगेन सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, पुट 4/3 माइनस 8/3 इज इक्वल टू यू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 डी एक्स इज इक्वल टू डी यू स्क्वायर है, ये सॉरी यू स्क्वायर है, तो ये हो गया 2u du, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3, तो dx हो जाएगा 3/2 q du। ओके, अब इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये आएगा u स्क्वायर अंडर रूट इंटू 3/2 u du, तो ये वैल्यू तो आ चुकी है, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। ओके, तो इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम होगा इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएंगी, इसको 2 डालेंगे तो 8/3 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डाल देंगे तो 44 माइनस 8 36/3 अगेन अंडर रूट 12 हो जाएगा। ओके, इसमें करेंगे तो वही आएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये अंडर रूट 12 हो जाएगा, तो क्या होगा 3/2 को बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा यू स्क्वायर डी यू, ठीक है, ये हो चुका है यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा u³/3, 0 से रूट 12, 3 कैंसिल, तो 1/2 इंटू ये आएगा 12 रूट 12, ये हो गया आपका 6, इसको खोल देंगे तो ये आएगा 12 रूट 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 12 रूट 3। ओके, तो ये ओके A1, ये हो गया A2, A1 की वैल्यू आई है 8 रूट 3 और A2 की वैल्यू आई है 12 रूट 3। सो A कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो ये जो शेडेड है ये आ गया A, और ये पूरा जो आएगा ये दोनों को मिला के कितना होगा 2A हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे किया तो ये आ गया आपका 4 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, और हमें चाहिए था रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, टाइम्स ऑफ A, यानी कि ये हो जाएगा 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। सो कंक्लूजन में ये लिखूंगा, द कर्व, और यू शुड राइट parabolic curves are deviated by an area of 8 root 3 square units by common linking
पैराबोला। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो देखा आपने कैसे ये हुआ। तो एरिया निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी आपके लिए, आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन, उससे ही ये हुआ है। नई चीज़ आप जो सीखे हैं वो क्या है कि आपने टेबल बनाया, एक वैल्यू को, एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को सेम रखा, उसको सेम रखते हुए बाकी की वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया और उनसे एक कर्व बनाया। तो हमने बताया कि कैसे वो कर्व बना जाएगा, बहुत ही एक बढ़िया सा मेथड बताया, उसमें ये वाला आपका कर्व निकल आया। उसके बाद हमने ट्रेस किया, मतलब कर्व बनाया, फिर जो हमको रिक्वायर्ड था उसका हमने एरिया निकाल दिया। तो आई होप आपको ये बहुत नई चीज़ अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो आपके लिए अब हम एक टास्क रखते हैं कि जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने जो x की वैल्यूज़ हैं उसको ऐड करके निकाला था, आपका टास्क रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, उससे इक्वेशन बनाइए और फिर उसका एरिया निकालिए और इस दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करके देखिए कि किसमें ज़्यादा डेविएशन मिल रहा था, कौन सा कॉमन लिंकिंग कर्व में डेविएशन मिल रहा था। इसके बाद एक और न्यू ट्रिक आ सकता है कि इसमें से दो तरह के कॉमन लिंकिंग कर्व्स बन जाएंगे या कॉमन लिंकिंग लाइंस बन जाएंगी पिछले वीडियो जैसा। तो उन दोनों के बीच में कितना एरिया ऑफ डेविएशन है। ओके, ये एक नया चीज़ निकल सकता है। अगर आपको इस पर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप कमेंट बॉक्स पे आप इसको ज़रूर डालें। सो इस वीडियो को अगर आप पसंद किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।